हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे अपने LLB फर्स्ट ईयर सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम, और हमारा जो एक्ट है यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्यूरिस, जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड मतलब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह फर्स्ट सेम में भी आता है और सेकंड सेम, तो इस वजह से ज्यूरिस सेकंड कहते हैं। लेकिन एक्ट यानी बुक जो होती है हमारी एक ही होती है, उसका आधा पार्ट हमारा फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है, आधा पार्ट हमारा सेकंड सेम में पढ़ाया जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र। तो यहाँ पर ये हो गया विधि शास्त्र द्वितीय यानी सेकंड। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड और विधि शास्त्र द्वितीय यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, जो आपके सेकंड सेम के लिए सेकंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो हमारे सेकंड सेम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताए दे रहा हूँ, जो मैं भी जो जितनी भी वीडियो मैं आपके लिए उसकी सभी की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ और प्लेलिस्ट में मैं डालता जा रहा हूँ। कुछ बच्चों का अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि यह सभी वीडियो हम देखें कहाँ पे, तो उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आप इसे कैसे देखोगे। उसके लिए मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे ये YouTube चैनल खोलोगे, आप YouTube पे जाओगे, ऐसे YouTube पे जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे जैसे हमारे चैनल का नाम आ जाएगा, जैसे ये वीडियो पड़ी है ऑलरेडी, ऐसे हमारे चैनल को खोलोगे तो यहाँ पर देखो ये प्लेलिस्ट लिख रहा है। यहाँ पर प्लेलिस्ट पे आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको सभी एक्टों की देखो, ये यहाँ पर ऐसे प्लेलिस्ट, ये रही ज्यूरिस्प्रूडेंस, कोड है हमारा ज्यूरिस सेकंड कोड 2001। यहाँ पर जाके आप सभी सेमेस्टरों की ऐसे देख सकते हो। ये मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख लेना। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों वाली सीरीज को लेके आया हूँ। अब से पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वह देखने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं, और इसके बाद मैं आपके लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑल ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। उनको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे 6 से 7 पार्ट में डिवाइड करूँगा। और उनको डिवाइड करूँगा इसलिए क्योंकि वह अब अगर मैं उनको एक साथ कराऊँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लेना और नोटबुक लेके ना उतार लेना। और वीडियो में चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो आप दबा लो, क्योंकि आपकी एक ही YouTube चैनल से आपके 100% तैयारी होने वाली है इस YouTube चैनल से। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कम अपलोड होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मेरे घर के पास जस्ट रोड है जहाँ पर मैं रहता हूँ। पूरे दिन क्राउड रहता है, पूरे दिन भीड़ रहती है, पूरे दिन वेरी हाई साउंड चलता रहेगा, तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। रात को मैं करता हूँ तो 1 या 2 वीडियो अपलोड हो पाती हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड कोड है हमारा 2001 2001 और या 201 कह दो, 201 कह दो। सेम है सेकंड, प्रेसन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस बात को। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व के साथ लगे अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्या स्वामित्व अमूर्त वस्तुओं पर भी प्राप्त किया जा सकता है? यह था हमारा प्रेसन। अब प्रेसन को हम करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। स्वामित्व को निम्न प्रकार से विद्वानों ने परिभाषित किया है। सबसे पहले है परिभाषा दी,
दी गई है। जो विद्वान थे उन्होंने इसको स्वामित्व को अलग अलग तरीके से अपनी अपनी परिभाषाओं में क्या करा है, विभक्त किया है, अपने अपने मत दिए हैं अपनी परिभाषाओं द्वारा। तो सबसे पहले जो है हिब्बर्ट की परिभाषा, हिब्बर्ट की परिभाषा यहाँ से ये देख लेना। जो इन्होंने जो सब परिभाषा दी है वो क्या दी है, स्वामित्व अधिकारों का एक गट्ठर है। मतलब इन्होंने कहा है जो हमारा स्वामित्व है और जो उसका जो अधिकार जो दिया गया है वो हमारे अधिकार का, यानी स्वामित्व का, स्वामित्व अधिकारों का एक गट्ठर है कि हमारा कहाँ पर कितना अधिकार है, तो उसका अधिकारों को क्या है, गट्ठर। ये इन्होंने इस बात भाषा में कह दिया है। आगे चलते हैं। और इन्होंने अपने परिभाषा के आधार पर इसको किस प्रकार से विभक्त करा है, पहले देखते हैं। अपनी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार। देखो सबसे पहले है अपनी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार। किसी भी वस्तु के स्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन कानून उसे ऐसा करने से रोकता है, तो वह अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं रहता। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अपने मर्जी से कुछ करने का अधिकार होता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हो कानूनी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी अपनी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, यानी समाप्त करना चाहता है, खत्म करना चाहता है या उसे बेकार करना चाहता है, और वो कानून को पता चल जाए, तो अगर वो उसे रोकते हैं या उसका उसमें से अधिकार हटा देते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि वो उसके जो कब्जे में थी उसके स्वामित्व से अपने आप ही हट जाती है। आगे चलते हैं। वस्तु के प्रयोग का अधिकार, मतलब किसी भी वस्तु के उपभोग से है। यहाँ पे पढ़ते हैं। वस्तु का स्वामित्व जो चल या अचल। देखो चल और अचल को मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करे आगे जाके, इसलिए मैं इसे अभी बताए दे रहा हूँ और अब से पहले भी बता चुका हूँ। चल कहते हैं जो वस्तु या संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है। इसके पहले एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारा फ़ोन है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। हमारा पेन है, हमारे हाथ में है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और हमारा सोना है, गोल्ड है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। या हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, चेयर है, कुर्सी है, ये सारी चीज़ क्या है, एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। अचल संपत्ति। अचल संपत्ति वह संपत्ति होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सके। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति का आम का बाग लगा हुआ है, क्या हम किसी के आम के बाग को वहां से लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते ना। हम आम को तो तोड़ के लेके जा सकते हैं। आम क्या है? चल संपत्ति। आम को तोड़ के हमने बैग में रखा, जेब में रखा या खा लिया, वो है चल संपत्ति। लेकिन आम का जो पेड़ है वो है अचल संपत्ति। हमारा कोई खेत है, वो क्या है? अचल संपत्ति है। उसे कोई व्यक्ति खेत को थोड़ी चुरा के ले जाए, खेत में से फसल को काट के ले जा सकता है, गन्ने तोड़ के ले जा सकता है या कोई और सामान लेके जा सकता है। पेड़ है, भूमि है, या कोई ऐसी है, अब लाइट के खम्भे लगे हुए हैं, क्या कोई लोहे के खम्भे को खड़ कर ले जाएगा? वैसे काफ़ी चोर होते हैं जो सभी सामानों को ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भारी भरकम खम्भा है लोहे का, क्या उसे थोड़ी कोई चुरा ले जाएगा? और वो जमीन में बहुत नीचे धंसा हुआ है। तो ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाई जा सके, उन्हें अचल संपत्ति कहते हैं। ठीक है। वस्तु का स्वामित्व जो चल या अचल संपत्ति का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मालिक हो, जिसका वो प्रयोग कर सके, यूज कर सके, उसे इस अधिकार पर कोई सीमा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी खुद की संपत्ति है, चाहे वो अचल है,
अचल है, अचल है, तो उसे कोई भी व्यक्ति उसे उपभोग करने से नहीं रोक सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ए किसी प्लॉट का स्वामी है, यदि ए किसी प्लॉट का स्वामी है तो वह उसका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकता है, किंतु यदि प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति के विपरीत कब्जे में है तो चूंकि उस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, उस पर भूमि का स्वामित्व भी समाप्त हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है, तो उस पर वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कर सकता है। लेकिन अगर वही भूमि अगर हम किसी को लगान पर या किराए पर दे दे तो स्वामी अधिकार तो हमारा है उस पर, लेकिन उस पर जो स्वामित्व है, वर्तमान स्वामित्व जो है, उसका उपभोग करने का जो अधिकार है वो अन्य व्यक्ति पर है। हम उसे उपभोग नहीं कर सकते हैं, ना उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, ना ही हम किसी दूसरे के अधिकार की, यानी हम दूसरे की भूमि पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। तो ये था वस्तु के प्रयोग का अधिकार। उम्मीद करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं। वस्तु के निपटारे का अधिकार। वस्तु के स्वामी का अधिकार है कि वह उसके निपटारे के बारे में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अर्थात वह उसे अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को बेचने, आगे देखते हैं, वसीयत करने, रहन रखने आदि के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसा करने में कोई कानूनी रुकावट है तो वह उस वस्तु का स्वामी नहीं कहलाता। मतलब जब तक किसी व्यक्ति को, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वस्तु के निपटारे का अधिकार, जब तक किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी वस्तु को बेच सकता है या किसी को वसीयत कर दे या किसी को रहन पर दे दे। रहन का मतलब होता है किराए पर देना। रहन यानी किराए पर देना। ठीक है। जब तक किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वह अपनी वस्तु को अपनी इच्छा से बेच दे या किसी और के नाम वसीयत कर दे या उसे किराए पर दे दे या उसका बंटवारा किसी दो पक्षों में कर दे या अपने किसी संतान में कर दे या किसी को दान दे दे, मतलब उसका जब तक कोई निर्णय या निश्चित तरीके से कोई उसका वस्तु का इधर से उधर करना उसके बस में नहीं है या उसका अधिकार नहीं है कि वो उसे दान कर दे, बेच दे या किसी को वसीयत कर दे, तो उसका अधिकारी नहीं कहा जा सकता। और उसको अगर उस पर ऐसा अधिकार नहीं है तो उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा और उससे उस वस्तु को छीन लिया जाएगा, संपत्ति को छीन लिया जाएगा। आगे चलते हैं 4th नंबर पे, दूसरों को संपत्ति से बाहर करने का अधिकार। देखो इसका मतलब क्या है कि जब तक किसी व्यक्ति पे, देखो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इसे समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। संपत्ति के स्वामी को यह अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का अनन्य रूप से प्रयोग करे और उन लोगों को दूर करे जो उनके कार्य में बाधा डालते हों। संपत्ति के स्वामी को चुप नहीं रहना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि अगर उसकी संपत्ति में या उसकी वस्तु पर कोई आके अधिकार कर ले या उसकी संपत्ति में आके घुस जाए और वह उसे वहां से बाहर ना निकाल पाए, तब तक उसे उस संपत्ति का स्वामी या अधिकार नहीं माना जाएगा। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो क्या हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते? हम तो उसे बाहर निकाल देंगे। अगर कोई हमारी वस्तु है, उसका कोई गैर व्यक्ति आके उपयोग या प्रयोग करे, उपभोग करे, हम उसे ना करने दें तो हमारा उस पर अधिकार है। अगर जब हम किसी का कोई प्लॉट खाली पड़ा है, अगर उस प्लॉट में वो प्लॉट हमारा नहीं है और उसमें कोई व्यक्ति कुछ हानि कर रहा है, ऐसे कोई मिट्टी खोद के ले जा रहा है या उसमें पानी छोड़ रहा है और उसे देखकर आप इग्नोर करके आगे कंटिन्यू जा रहे हो, तब हम कहेंगे वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं है। क्योंकि अगर आपके अधिकार में होती या आपकी खुद की संपत्ति होती, ना तो आप उसमें से मिट्टी उठाने देते, ना उसमें गड्ढा करने देते या हॉल करने देते उसमें, ना ही उसमें कोई
गैरकानूनी तरीके से पानी बहने देते। अगर हमारी संपत्ति होती तो हम उसमें रोकथाम करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है कि दूसरों को संपत्ति से बाहर करने का अधिकार, जब तक हमारे पास ऐसे अधिकार नहीं है कि हम उसको बाहर करें। भाई हम अपनी संपत्ति से ही तो किसी को बाहर कर सकते हैं, हम अपनी संपत्ति पर ही तो अपना अधिकार जमा सकते हैं कि भाई ये बाहर निकलो। जब तक यह अधिकार हमारे पास नहीं है तब तक हम उस संपत्ति के मालिक नहीं कहलाए जा सकते। ये 4 पॉइंट थे, इन पॉइंटों को नोट कर लेना अच्छे से। अपनी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार फर्स्ट वाला था। सेकंड था वस्तु के प्रयोग का अधिकार। तीसरा था वस्तु के निपटारे का अधिकार। चौथा था हमारा दूसरों को संपत्ति से बाहर करने का अधिकार। इन पॉइंटों को उतार लेना। इन वीडियो के बाद जो अब कुछ वीडियो और आएंगी, उन वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन करता हूं इसके नोट्स आप किस प्रकार बनाओगे। मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, कि नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मार्क वी के अनुसार एक व्यक्ति संविदा द्वारा, संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी से संबंध मतलब संबंध बनाना, यानी व्यापार के लिए संबंध बनाना, यानी समझौता करना। एक व्यक्ति संविदा द्वारा अपनी भूमि, धन, संपत्ति को बंधक या पट्टा आदि करके दूसरे व्यक्ति के कब्जे में देने पर यह पता करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि उसका स्वामी कौन है। यहां पर मार्कवी जो कह रहे हैं वो उनका कहने का मतलब ये है, जहां अगर कोई भूमि है, अगर हमने किसी अन्य व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया या कोई संविदा की कि मैं अपनी भूमि को आपको लगान पर दे रहा हूं, मैं अपनी संपत्ति को आपको किराए पर दे रहा हूं, तब वहां पर वो काफी वर्षों से लगातार कंटिन्यू काफी ईयर्स से उसका उपभोग कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, तब वहां पर यह पता करना अनिश्चित हो जाता है, बड़ा टिपिकल हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है समझने में कि यह जो संपत्ति है वो है किस व्यक्ति की, ये धन, ये संपत्ति है किस व्यक्ति की जिसका ये उपयोग कर रहा है। सपोज करो हमने अपना खेत किसी को 10 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया और लगान पर दे दिया। अब कोई और व्यक्ति उसे 10 वर्ष से लगातार देख रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति, भाई ये तो 10 वर्ष से इसे देख भूमि को कर रहा है तो इसी की होगी। तो वहां पर यह पता करने में बड़ी दिक्कत होती है कि इसका जो वास्तविक स्वामी है, जो असली स्वामी है, जो इसका असली मालिक है, वो है कौन। तो मार्कवी ने यह कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरे के कब्जे में उपयोग के लिए दे देता है तब यह पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि उसका स्वामी कौन है, उसका अधिकारी कौन है, उसका स्वामित्व किस पे है। आगे चलते हैं। ये मार्कवी ने बहुत ही बेहतरीन बात कही थी। अब हम अपने घरों को कभी कभार किराए पर दे देते हैं, किराएदार उसमें 10 साल 20 साल, बहुत से तो अपना जीवन वहीं पे गुजार देते हैं। तो वहां पर यह निश्चित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो जो घर है वो है किसका, उसके स्वामी की पहचान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। ऑस्टिन के मतानुसार स्वामित्व के निम्नलिखित तत्व होते हैं। ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में, अपने शब्दों में यह कहा था कि जो स्वामित्व है उसके जो तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। और ऑस्टिन जो इस स्वामित्व यानी अधिकार की जो परिभाषा है, अपने हक की जो परिभाषा है, उसको इन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया है कि उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित होना। मतलब उपयोग करने की दृष्टि से क्या है, अनिश्चित है। पहले तो यह देखना है, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित होना। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपयोग या उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु कुछ विद्वान आलोचकों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे दूसरे व्यक्ति या समाज को हानि या बाधा उत्पन्न हो। मतलब यहां पर क्या है, अब से पहले हमने क्या बोला था, कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहां पे ऑस्टिन ने एक बात कही थी कि ऑस्टिन ने बोला था उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित होना।
अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर इस प्रकार का कार्य करता है, इस प्रकार से उपयोग करता है जिससे अन्य व्यक्ति को हानि होती है, अन्य व्यक्ति को परेशानी होती है, तो वह अपनी संपत्ति पर ऐसे कार्य कभी नहीं कर सकता जिससे किसी को दुर्घटना हो, किसी को हानि हो, कोई परेशान हो, किसी की शांति भंग हो, सार्वजनिक माहौल खराब हो। इस प्रकार के कार्य चाहे वो खुद की ही भूमि, खुद की ही संपत्ति क्यों ना हो, उस पर वह ऐसे कार्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इसमें यहाँ यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार उपभोग या उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है। मतलब अधिकार तो है, किंतु कुछ विद्वान आलोचकों का कहना है, यानी जो आलोचक होते हैं, जो जैसे कोई बात है उसके तर्क और वितर्क जो देते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे दूसरे व्यक्ति या समाज को हानि या बाधा उत्पन्न हो। मतलब कर तो सकते हो, ये नहीं है कि आप किसी को परेशान करो, किसी की संपत्ति को नुकसान हो आपके द्वारा। इसके एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने अब से पहले काफी एग्जाम्पल दिए थे। पानी वाला एग्जाम्पल दिया था, जलाशय वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई अपने घर में ऐसा जलाशय यानी पानी इकट्ठा करता है जो दूसरे के घर में जाके परेशानी करे, या कोयले की जो खान वाला मैंने बताया था, उस वाले एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। तो अपने भूमि पर हम उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो। आगे चलते हैं। निपटारे की दृष्टि से अनिर्बंधित होना। आगे पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को बेचने, बांटने व दान करने का पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मुस्लिम विधि, देखो यहां पर क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने अनुसार दान कर सकता है, बेच सकता है, बांट सकता है, किसी के नाम वसीयत कर सकता है, छोड़ के जा सकता है, उसे खाली रख सकता है या फसल बो सकता है, उस पर अपने अनुसार अपने मनपसंद कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि, धन या संपत्ति का तिहाई भाग से अधिक दान भी नहीं कर सकता, दे सकता या कर सकता। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो मुस्लिम विधि है यानी मोमडन विधि जो कि क्या कहती है, मुस्लिम विधि यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई संपत्ति है उसका तिहाई हिस्सा जो बनता है, जैसे हमारे पास 3 रुपए हैं, 3 रुपए में से हम सिर्फ 1 रुपया ही दान कर सकते हैं, लेकिन 2 रुपयों को हम सेव करके रखेंगे, उससे ज्यादा हम दान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम विधि में कहा गया कि हिंदू विधियों की तरह नहीं है कि हम सबरी संपत्ति को दान ही कर दें, हम सभी का बंटवारा ही करते हैं, उसमें से 1% मतलब तिहाई हिस्सा दान के लिए होता है, उससे ज्यादा आप दान नहीं कर सकते हो, नहीं उससे कम कर सकते हो। कम के लिए ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसकी उन्नति के लिए, मतलब उसके जो आत्मा है उनको शांति के लिए दान करना पड़ता है। तो यह कहा जाता है कि अपनी संपत्ति का तिहाई हिस्सा उसकी आत्माओं को शांति के लिए, उसकी मानव की शांति के लिए जब दान करते हैं तो उसके जो पाप पुण्य जो होते हैं वो सब, जो पाप होते हैं जो पुण्य बन जाते हैं दान करने, तो ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसलिए तिहाई हिस्से को दान करने के लिए बताया गया है। और ये थोड़ी ज़्यादा डीपली बात है, जब हम मोमडन विधि पढ़ेंगे, मुस्लिम विधि पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम 1/3 से ज़्यादा हिस्सा दान भी नहीं कर सकते हैं। सामंड के अनुसार, सामंड ने स्वामित्व शब्द को 2 अर्थों में परिभाषित किया है। सामंड ने स्वामित्व यानी अधिकार शब्द को 2 अर्थों में परिभाषित किया है। प्रथम है व्यापक अर्थ में, जब एक व्यक्ति किसी स्वामित्व रखता है तो इसका मतलब है उस पर उस संपत्ति का अधिकार है। वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार तथा मूर्त स्वामित्व का हम अमूर्त स्वामित्व में परिभाषित या व्यक्त कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो क्या कहा गया है कि जब एक व्यक्ति, देखो दोबारा से देखते हैं, यहां पर एक वर्ड मिस्टेक हो गया था, वो मैंने लिख दिया है पर। जब एक व्यक्ति किसी पर स्वामित्व रखता है, यानी पर का मतलब है किसी भूमि पर, किसी धन पर, किसी स्थान पर या किसी फसल पर अगर अपना अधिकार रखता है तो इसका मतलब है उस पर उसका संपत्ति का अधिकार है।
वह अधिकार है, वह अधिकार है संपत्ति का अधिकार, तथा मूर्त संपत्ति को हम अमूर्त स्वामित्व में परिभाषित या व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार है। मतलब यहाँ पर कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर, किसी संपत्ति पर जो अधिकार रखता है वह उसे उसी का अधिकार कहलाता है। वह अमूर्त भी हो सकता है और मूर्त भी हो सकता है, वो दोनों प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, उसे दोनों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत देखते हैं संकीर्ण अर्थ में, जब कोई संपत्ति का स्वामी अपनी भूमि को किसी अन्य को किसी कार्य हेतु देता है। मतलब कोई व्यक्ति है, जब कोई अपनी संपत्ति को, जब कोई व्यक्ति का स्वामी संपत्ति का स्वामी जब कोई संपत्ति का स्वामी अपनी भूमि को किसी अन्य को किसी कार्य हेतु देता है, तो वह व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का बंटवारा या क्रय तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उस व्यक्ति के कब्जे से बाहर, समाप्त होने पर भूमि स्वामी उस संपत्ति का क्रय व बंटवारा कर सकता है। यहां से मेरे से एक लाइन मिस हो गई थी, तो उसे अभी मैं समझा दूंगा, उसका मतलब क्या है आप यहां से पढ़ लेना। कि यहां पर क्या कहा गया कि संकीर्ण अर्थ में, जब हम कोई अपनी भूमि है यानी खेत, मानो हमने अपना खेत किसी को कॉन्ट्रैक्ट करा, किसी से समझौता करा कि मैं अपनी भूमि को 10 वर्ष के लिए आपको दे रहा हूं या 5 वर्ष के लिए। देखो एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। एक राम है और यहां पर श्याम है। राम का खेत है 10 बीघा, राम ने श्याम को दिया लगान पे। राम की 10 बीघा भूमि है, श्याम को लगान पर दिया, और इनमें ये क्या हुआ, संविदा यानी समझौता, कि आप मुझे 10 वर्ष के लिए ये भूमि जो मुझे दे दो लगान पर, और मैं इसके बदले में आपको पैसे देता रहूंगा। तो इन्होंने दे दिया। लेकिन जो राम की भूमि है, राम की है तो राम की भूमि रहेगा, तो राम का ही अधिकार 10 वर्ष के बाद भी और उससे पहले भी और अब भी। लेकिन 10 वर्ष के अंतर्गत राम अपनी इस भूमि को ना तो बेच सकता है, ना इसका बंटवारा कर सकता है, ना इस पर कोई निर्माण कर सकता है, ना ही इसमें दखलंदाजी दे सकता है कि तुम इस पर क्या कर रहे हो। हाँ, ये दखलंदाजी कब कर सकता है, ये जो जिसने लगान पर ली है, जो अब इस पर कोई गैर कानूनी कार्य करने लगे, जो संविदा से अलग हो, गैर कानूनी कार्य करे या इसमें खनन का कार्य करे, यानी उसमें से मिट्टी निकाले या उसमें से गड्ढे खोद के कुछ और कार्य करे, यानी खनन कार्य करे, तो इस प्रकार के कार्यों को तो रोक सकता है। लेकिन जब तक ये उसके लगान वाले कब्जे में है, उसे ना तो बेच सकता है, ना बंटवारा कर सकता है, ना उसका उपभोग कर सकता है। ये तब तक के लिए रिजर्व हो गई 10 वर्ष के लिए, 10th ईयर के लिए ये रिजर्व हो गई है। अब ये राम ना तो इसे बेच सकता, ना इस पर कार्य कर सकता, ना इसका बंटवारा कर सकता है। हाँ, अगर कोई इस पर गैर कानूनी कार्य कराएगा तो उसे रोकथाम कर देगा। तो ये थे एक व्यापक अर्थ में, एक था संकीर्ण अर्थ में। तो उम्मीद करता हूं ये व्यापक अर्थ में और संकीर्ण अर्थ में आपको दोनों ही समझ में आ गया होगा। व्यापक अर्थ में वो व्यक्ति अपनी संपत्ति का कुछ भी कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है, चल हो या अचल हो, वो उसका कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर संकीर्ण अर्थ में जब तक उसे छूट के नहीं आएगी 10 वर्ष के अंदर जो लगान की भूमि है, तब तक उसे बेच या बंटवारा नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस है, थोड़ा घुमा फिरा कर देती है, हल्का सा और है, इसे और देख लेते हैं। जूरिस्प्रूडेंस है अपने आप में एक बहुत हैवी सब्जेक्ट होता है, अगर इसे समझो तो। अगर इतने आसान शब्दों में अगर ये हमारे समझ में आ भी रहा है या थोड़ा हमें थोड़ा हल्का सा परेशान करता है, तो आप परेशान ना होना। अगर इसे 1 या 2 बार कंटिन्यू देखोगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या स्वामित्व अमूर्त वस्तुओं पर प्राप्त किया जा सकता है? सामंड के मतानुसार स्वामित्व अमूर्त वस्तुओं पर भी प्राप्त किया जा सकता है। सामंड मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने पूछा क्या जो अधिकार होता है वो अमूर्त वस्तुओं पर भी प्राप्त किया जा सकता है, तो सामंड के मतानुसार, सामंड का जो मत था, उनका जो कहना था, उन्होंने बोला कि हाँ, स्वामित्व जो है अमूर्त वस्तुओं पर भी प्राप्त हो सकता है, किया जा सकता है। यह क्वेश्चन कभी कभार हमारे
वेरी शॉर्ट में आ जाता है। और देखो अपने आप में ज्यूरिस्प्रूडेंस कुछ वैल्यू रखता है, टफ है बहुत ज़्यादा, जितने हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ होता है ये है। और आईपीसी और ज्यूरिस सबसे टफ होते हैं अगर कहने वालों की नज़र में, अगर हम पढ़ें तो कोई भी टफ नहीं है। देखो अपने आप में सभी एक्ट सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखते हैं, समझने में या कुछ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे उसमें डीपली नहीं जाएंगे तो परेशानी तो होगी। लेकिन आप सिर्फ एक काम करना है, इसे अच्छे से तैयारी करने के लिए इसे 2 टाइम रीड करना और 2 टाइम राइटिंग मोड पे लेके जाना, तो अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताओ आपको हमारी वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है और हमारी वीडियो आपको कितना अच्छा कंटेंट दे रही है, या हम अपना टाइम अब काम वेस्ट कर रहे हैं। आप सब सच बताओ कि आवाज़ आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये सब आप हमको बताओगे तो अच्छा लगेगा। और कोई कमी है किसी भी प्रकार की तो आप हमें वो भी बताओ, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मेहनत करो, और पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आने वाले हैं, और जब पेपर होंगे बहुत फास्ट होने वाले हैं। और आपके 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान रख लेना, और कंटिन्यू मेहनत करते रहो। मैं आपके साथ हूँ और आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।